हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 13 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th एंड डेट इज़ 3 अगस्त 2020। ओके, तो बच्चों जैसे पिछले वर्कशीट में हम कर रहे थे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, तो एसिड बेसिस सॉल्ट से ही आज की भी वर्कशीट है और 2-3 वर्कशीट्स के बाद ये चैप्टर आपका होपफुली कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये जो वर्कशीट्स हैं बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आप एज नोट्स अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन करके रखें, इनको एक कलेक्शन करके रखें वर्कशीट्स का, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट नोट आपके लिए हो सकते हैं। ठीक है, और काफ़ी कंसेप्चुअल्स भी हैं ये, और उसके ऊपर उस कंसेप्ट के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो इसमें अच्छे से दिए हुए हैं। आपका वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा साथ के साथ। तो हम चलते हैं वर्कशीट की तरफ। लास्ट वर्कशीट जिस बच्चे ने नहीं की है वो ज़रूर कर लो, क्योंकि फिर आपको ये क्लियर नहीं होगी ये वाली वर्कशीट, क्योंकि वो कनेक्टेड ही है। ठीक है, हमने लास्ट वर्कशीट में पीएच ऑफ सॉल्ट्स पढ़ा था। तो पीएच ऑफ सॉल्ट्स क्या कहते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं या स्ट्रॉन्ग बेस हैं, दोनों में से कोई भी स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उससे हमारे सॉल्ट पर फ़र्क पड़ता है कि वो न्यूट्रल होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो जैसे कि इसमें दिया हुआ इस टेबल में, छोटी सी टेबल है, इसको आप लर्न कर लो कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं जब स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो ऑब्वियसली जो सॉल्ट होगा वो न्यूट्रल होता है। एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, ये हमने लास्ट वर्कशीट में भी किए थे। और सॉल्ट की जो पीएच होगी वो क्या होगी, इज इक्वल टू 7 होगी। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस अगर हम लेते हैं तो एक एसिडिक सॉल्ट बनता है जिसकी नेचर एसिडिक होगी, क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ कर रहे हैं, बेस तो वीक ही ले रहे हैं इसके अंदर। तो पीएच उसकी कैसी होगी, लेस देन 7 होगी, और लेस देन 7 पीएच है, इसका मतलब क्या है कि वो एसिडिक इन नेचर है। थर्ड है कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड अगर हम लेते हैं तो बताइए कैसा सॉल्ट होगा। यस, बेसिक सॉल्ट होगा, क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं और स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका मतलब उसकी जो पीएच है वो ग्रेटर देन 7 होगी। ठीक है, तो ये था पीएच वाला टेबल, इसको एक बार रिवीजन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट क्या होता है, आपको पता है कि सी वाटर जो होता है उसके अंदर बहुत एबेंडेंटली NaCl मिलता है, लेकिन NaCl बिल्कुल ऐसे ही प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है, बल्कि वो बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ उसके साथ मिली होती हैं। सी वाटर के अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, केवल NaCl ही नहीं होता है, वहाँ पे बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, NaCl को हम अपने घरों में एक कॉमन सॉल्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे पहले एक काफ़ी बड़ी प्रोसेस से वो गुजरता है। ठीक है, तो रॉक सॉल्ट क्या होता है कि जब NaCl या बहुत सारे सॉल्ट्स जो होते हैं ये बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ के साथ में मिलते हैं और वो ब्राउनिश कलर का होता है क्रिस्टल फॉर्म में, तो ये रॉक सॉल्ट कहलाता है। ठीक है, उसको फिर बाद में उसकी कोयले की तरह माइनिंग की जाती है, जैसे कोल की माइनिंग होती है, इस तरीके से रॉक सॉल्ट की माइनिंग की जाती है और फिर उसको प्योर किया जाता है, NaCl को अलग किया जाता है सेपरेट करके, उसको फिर कॉमन सॉल्ट बनाया जाता है और हमारे घरों में हम उसे फिर यूज़ करते हैं। तो ये हो गया रॉक सॉल्ट। अब आ जाते हैं केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। तो NaCl से हम कौन कौन से केमिकल्स बनाते हैं उसको देख लेते हैं एक बार, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपको लर्न करने हैं, ये सारे फॉर्मूलाज जो हैं, कॉमन नेम यहाँ पर दिया हुआ है और केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, इनका जो केमिकल नेम है वो भी आप लिखेंगे अपनी वर्कशीट में, ये ध्यान से सुन लीजिए, आप अपनी वर्कशीट में इनकी केमिकल नेम्स भी लिखेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है यानी कि NaOH, ब्लीचिंग पाउडर होता है CaO, Cl2, बेकिंग सोडा NaHCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3, 10H2O एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, सो बच्चों इस वर्कशीट में हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हम कैसे बना पाते हैं, इसकी क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना यानी कि उसका फॉर्मूला क्या है, NaOH। इसके लिए एक प्रोसेस दी हुई है कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, इनको आप लर्न कर लो कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl यानी कि जो हमारा सॉल्ट होता है NaCl, उसका जो एक्वस सोल्यूशन है यानी कि वाटर में उसका सोल्यूशन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ब्राइन, BRINE। ठीक है, इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म NaOH यानी कि क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। बच्चों मैंने आपसे एक पहले वर्कशीट में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आयनाइजेशन एंड डिसोसिएशन में क्या फ़र्क है, तो काफ़ी सारे बच्चों ने बड़े अच्छे से आंसर दिया है, मुझे ऑडियोज़ भी भेजी हैं और कुछ बच्चों ने रिटर्न फॉर्म में भी मुझे दिया है, तो इसको हम वीडियो के एंड में ज़रूर डिस्कस करने वाले हैं आज। तो पहले एक बार ही हम NaOH को देख लेते हैं। ठीक है, ओके। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। तो क्लोर एल्कलाई प्रोसेस इसको क्यों बोलते हैं, यही क्वेश्चन आपका वर्कशीट में भी दिया हुआ है, तो इसको एक बार डिटेल से हम समझ लेते हैं। देखो बच्चों, हमने सबसे पहले क्या करना है, एक ब्राइन सोल्यूशन बनाना है, यानी कि ब्राइन बनाना है। ब्राइन क्या होता है, ब्राइन होता है NaCl
का वाटर के साथ सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन होता है उसका, तो हम दो चीज़ें ले रहे हैं, एक NaCl ले रहे हैं और वाटर ले रहे हैं, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाई जाती है और आपने नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ा कि इट डिकम्पोजेज टू गिव NaOH। ये जो है डिकम्पोज हो जाते हैं और देते हैं हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हमारा बन जाता है, ठीक है। पहला सॉल्ट जो आज हम पढ़ रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है। तो NaCl और वाटर, इनका जब रिएक्शन होता है तो कैथोड और एनोड, यानी कि क्यों ज़रूरत पड़ी कैथोड एनोड की, क्योंकि इस रिएक्शन को कराने के लिए एक थोड़ी सी एनर्जी दे रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से मिलेगी, और इलेक्ट्रिसिटी मिलने के बाद क्या होगा कि कैथोड और एनोड पर कुछ आयंस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, बाकी बचेगा कौन, NaOH। एक बार इस एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गया। हमने एक बीकर ले लिया है, उसके अंदर कैथोड एनोड ये सब डाल दिया है, और इसके बाद क्या होगा, कैथोड जो है पॉजिटिव होता है, एनोड जो होता है नेगेटिव होता है। अब हमने इसके अंदर ब्राइन डालना है, तो हमने NaCl का एक्वस सोल्यूशन ले लिया और वो हमने इसमें डाल दिया है, ठीक है। तो इसमें जो सोल्यूशन हमने डाला है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, NaCl है और H2O है, ठीक है। ये दोनों डिकम्पोज होंगे, ठीक है। कैसे वो टूटेंगे आयंस में, आपको पता है कि NaCl कैसे ब्रेक होता है, Na+ और Cl नेगेटिव, ठीक है, दो आयंस बनते हैं इसके। इसी तरीके से वाटर जो है वो कैसे ब्रेक होता है, H+ एंड OH- आयंस, ठीक है। तो हमारे पास दो पॉजिटिव आयंस हैं और दो नेगेटिव आयंस हैं। तो जायज़ सी बात यह है कि अगर जो साइंस होते हैं, ये जो चार्जेस हैं वो अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, तो इसका मतलब क्या था कि पॉजिटिव के पास नेगेटिव चार्जेस वाले आयंस चले जाने चाहिए, है ना। तो क्या होगा कि पॉजिटिव के पास नेगेटिव वाले यानी कि क्लोराइड और OH नेगेटिव आयन, इन दोनों में से कौन जाएगा, जी हाँ, इसमें से इन दोनों में से जाएगा क्लोराइड। तो क्लोराइड, इसमें 4 तरह के आयंस हो गए। एक तो हो गया, एक सेकेंड रुकिए, इसके अंदर होंगे हमारे 4 तरह के आयंस। Na+ होगा, Cl नेगेटिव होगा, H+ होगा, OH- होगा, ठीक है। Na+ और H+, ये दोनों जो है ना नेगेटिव पे दोनों नहीं जाते, बल्कि कौन चले जाता है, H+, ठीक है। H+ चला जाता है वहाँ पे, और वहाँ पर जाने के बाद वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना शुरू कर देता है। जिस तरीके से उसकी कैपेसिटी है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, ओके। अब इधर से कौन चले जाता है, इधर से क्लोराइड, यानी कि नेगेटिव है ना वो आयन, OH नेगेटिव नहीं जाता, क्लोराइड आयन सिर्फ जाता है, और वो यहाँ आकर कैथोड पर, सॉरी एनोड पर वो जमा होने लगता है। और जिस तरीके की उसकी जो नेचर है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना शुरू कर देता है, ठीक है, वो लूज़ करते रहता है। तो यहाँ पर गेन करके ये तो H2 गैस बन जाता है और वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। और इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद, क्लोराइड जो है ना इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद क्या करता है, Cl2 गैस बना देता है, वो भी निकल जाती है। बचता कौन है, दो तरह के आयन, एक तो Na+ और OH नेगेटिव। Na+ और OH नेगेटिव दोनों देख लिया आपने, अपोजिट चार्जेस वाले हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ऐड हो गए और बना क्या, NaOH। इस तरीके से हमारा NaOH बन जाता है, और NaOH कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ही तो है। तो बच्चों आपको ये समझ आया होगा ये रिएक्शन कि ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पे कि NaCl और वाटर मिलके NaOH, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है। और एनोड पर क्लोरीन गैस बनती है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है, और NaH सोल्यूशन जो है वो बन जाता है, ठीक है। इसी में साथ में आपको यूजेस भी दे रखे हैं कि हाइड्रोजन गैस, Cl2 और HCl, NaOH, इन सब के क्या क्या यूजेस हैं, तो इनको आप याद कर लो, ये अच्छे से याद हो जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बच्चों एक बार समझ जाओगे ना कि कौन सी चीज़ कैसे बनी है, तो आप उनके यूजेस तो ईजिली बता पाते हो, ठीक है। कुछ डेली यूज़ में भी होता है। तो एक और डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है कि सॉल्ट जो होता है उसमें कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है, कैथोड पर, और एनोड पर क्लोरीन गैस। ये जो सिलेंडर्स यूज़ किए गए हैं यहाँ ये शो कर रहा है कि यहाँ पर ये दोनों गैसियस फॉर्म में हैं। और तीसरा कौन बनता है, NaOH। इनके तीनों के यूजेस दिए हुए हैं नीचे। तो यूजेस में क्या क्या दिया हुआ है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो फ्यूल्स में, या मर्करीन बनाने में, या फिर अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स बनाने में, ठीक है। अमोनिया यूज़ होता है फर्टिलाइजर्स में ज़्यादातर, और उसको बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस की ज़रूरत होती है। मर्करीन होता है आर्टिफिशियल मक्खन, इसको बोलते हैं, आर्टिफिशियल बटर जो होता है उसको मर्करीन बोलते हैं, उसको बनाने में। और जो क्लोरीन गैस है उसको वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा कि वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, क्लोरीन मिलाया दिया जाता है उसके अंदर। और स्विमिंग पूल्स में भी डाला जाता है उसको, ताकि पानी को साफ़ रखा जा सके। PVC और डिसइंफेक्टेंट्स में
CFCs में और पेस्टिसाइड्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से NaOH जो है उसके भी काफ़ी सारे यूजेस हैं, डीग्रीसिंग मेटल्स और सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, पेपर मेकिंग और आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में NaOH का काफ़ी सारा इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें एक और चीज़ रखी है कि H2 और Cl2 इन दोनों को यूज़ करके क्या बन जाता है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी काफ़ी चीज़ों में यूज़ किया जाता है, जैसे कि स्टील क्लीनिंग। आपने देखा होगा स्टील बोलते हैं इस्पात को, ठीक है। स्टील जो हम यूज़ करते हैं उसको क्लीन करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। अमोनियम क्लोराइड में होता है इसका इस्तेमाल। मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स बनाने में भी इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ओके इसी तरीके से क्लोरीन और NaOH को अगर मिलाया जाए तो हमें ब्लीच जो हम यूज़ करते हैं ना, कि जो हाउस होल्ड ब्लीचेस होती हैं या फिर ब्लीचिंग फैब्रिक, यानी कि फैब्रिक्स को ब्लीच करने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं प्रोडक्ट्स, उनमें यही मिलाए जाते हैं, क्लोरीन और NaOH। ठीक है बच्चों, जल्दी से चलते हैं वर्कशीट की तरफ। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज़ क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, व्हाई इज इट कॉल्ड सो। तो क्लोर एल्कलाई प्रोसेस अभी हमने पढ़ी कि इसको देख लेते हैं एक बार। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की जो प्रोसेस है वो क्लोर एल्कलाई प्रोसेस का बोली जाती है। क्यों कहा जाता है उसको ऐसा, क्योंकि उसके अंदर क्लोरीन भी मिलता है और एल्कली भी मिलता है। NaOH जो है वो एल्कलाई है, ठीक है। तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, ब्राइन, यानी कि ब्राइन जो होता है वो क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl एंड इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म NaOH। हमने देखा कि वो कैसे डिकम्पोज होता है, कैसे NaOH बनता है, कैसे आयंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं कैथोड पर और एनोड पर, और हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस बना देते हैं, ठीक है। और ये रिएक्शन हो जाएगा। इसमें आप ये भी मेंशन करेंगे कि वो किस तरीके से प्रोसेस ये पूरी होती है। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उस प्रोसेस को, उस डायग्राम को, एक्सपेरिमेंटल सेटअप को भी आप अपने आंसर में नोट डाउन कर सकते हो। तो ये है क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। इस वर्कशीट का जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो क्लोर एल्कलाई प्रोसेस था, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ब्राइन सोल्यूशन। तो आपको पता है कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड ब्राइन सोल्यूशन। विच गैस इज लिबरेटेड एट एनोड क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, गिवन टू यूजेस ऑफ दैट। तो आपको पता है कि एनोड पर कौन सी गैस होती है रिलीज, ठीक है। तो एनोड पर क्लोरीन गैस रिलीज होती है, और क्लोरीन गैस के कितने सारे यूजेस हैं। तो वाटर ट्रीटमेंट में इसको यूज़ करते हैं, PVC में, CFC में। तो आप इसमें आंसर ये लिख सकते हो। ओके, नेम द केमिकल यूज्ड इन सोप एंड पेपर मेकिंग। तो व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला, इसका केमिकल फॉर्मूला भी बताना है, और कौन सा ऐसा केमिकल है जिसको सोप एंड पेपर मेकिंग में यूज़ किया जाता है। तो वो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि राइट एनी टू यूजेस ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोजन गैस के आप यूजेस लिख सकते हो, ऊपर बहुत सारे यूजेस हैं, बच्चों साथ के साथ याद कर लो। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के भी यूजेस लिखने। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको पता है कि हमारे स्टमक में भी होता है, जो कि हमारे डाइजेशन को स्मूथली प्रोसेस करता है, ठीक है। और अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में ज़्यादा हो जाता है तो हमें इनडाइजेशन या एसिडिटी हो जाती है, ठीक है बच्चों। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू यू एंड दिस वर्कशीट विल बी क्लियरली, आप इसको अच्छे से कर पाओगे अभी, ठीक है बच्चों। और कोई डाउट है तो ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नाउ द पॉइंट इज़ कि आयनाइजेशन एंड डिसोसिएशन में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों, आयनाइजेशन जो होता है वो एक प्रोसेस है जिसमें कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो होता है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड इसमें देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है इसमें टर्म ये, और इट फॉर्म्स आयंस इन एक्वस सोल्यूशन। तो एक्वस सोल्यूशन में जब आयंस वो डिसोसिएट हो रहा है तो उसको हम आयनाइजेशन कहते हैं। जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, यहाँ पे HCl लिया गया है, और ये एक्वस सोल्यूशन हमने इसका लिया, और यहाँ पर ये कैसे दो आयंस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, H+ और Cl नेगेटिव में। एक्वस सोल्यूशन क्या होता है बच्चों, कि एक्वस सोल्यूशन में हम वाटर को एज अ सॉल्वेंट लेके चलते हैं। वाटर जो होता है वो सॉल्वेंट होता है, और जो हम चीज़ इसके अंदर मिला रहे होंगे वो सोल्यूट हो जाएगी। तो वाटर एज अ सॉल्वेंट जिस सोल्यूशन में होता है वो उसी का एक्वस सोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। डिसोसिएशन अब क्या होता है, इसमें क्या होता है, आयनिक सॉलिड लिया जाता है और वो आयंस में सेपरेट हो जाता है, ठीक है। आयंस में वो सेपरेट हो जाता है, जिस तरीके से NaCl है वो Na+ और Cl नेगेटिव, यानी कि इन दो आयंस में डिसोसिएट हो गया। तो आई होप इट्स क्लियर टू यू। फिर भी कोई डाउट है तो ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।